So let's begin with the class, right? So those who are here with us, are you all ready to answer the questions? Are you all ready to answer the questions? Yes? Click on yes if you are ready. Yeah? Cool. So we will have some question answer session now. Question number 1. The question goes like this. Mother has blood group A. Father has blood group B. What all possible blood groups you will be getting in the child? What all possible blood groups you will be getting in child? Possible blood groups in child. Find that out. Find it out. Shruti has answered. Teju has answered. I'll give you 1 minute, okay? Those who are with us, Michael, Manjari, Abhishek, Priyanka, Shruti, Teju, who all are there? They are there, na? Sakshi. So I'll give you 1 minute. I have got few answers already from Priyanka, Teju and Shruti. Afreen, Ashwarya, those who are joining us now. Solve this question. The question is, female mother has A blood group, father has B blood group. What will be the blood group of the child? The possibilities. You can't say one blood group. You can have so many blood groups, right? What all possibilities? Pehla step, what will you do? The genotype of mother. If she has A blood group, first you need to look for what all possible genotype the mother has. So mother has two possibilities. Just check this. I am solving it, okay? IA और IAIO. जल्दी से yes पे क्लिक कर दो अगर आपको लग रहा है ये सही है ना? मदर का ब्लड ग्रुप अगर A है तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है. IA भी होगा तो उनका ब्लड ग्रुप A होगा. IAIO हुआ फिर भी ब्लड ग्रुप A होगा. उसी तरह से पापा का ब्लड ग्रुप का देख लो क्या हो सकता है. IBIO हुआ फिर भी ब्लड ग्रुप B होगा. IB हुआ फिर भी ब्लड ग्रुप B होगा, राइट? अब गैमेट्स बना लो. गैमेट्स में हम क्या करते हैं? हमने सीखा क्या है? इनको सेपरेट कर दो, है ना? तो गैमेट्स बन जाते हैं. सेपरेट करो. अगर इससे सेपरेट करोगे मदर से गैमेट क्या आ सकते हैं? IA आ सकते हैं और IO. यही दो पॉसिबिलिटी है ना. कुछ भी कर लो, या तो IA आएगा या फिर IO आएगा, राइट? यस, गुड आफ्टरनून अक्षता. कुछ भी हम नया नहीं सीख रहे हैं, ठीक है? घबराने की कोई बात नहीं है. कुछ बच्चे पहले ज्वाइन कर लिए थे तो मैंने ऐसे ही रिवीजन के लिए क्वेश्चन दिया है, ठीक है? कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, ओके? अभी इससे क्या होगा? दो पॉसिबिलिटीज होंगे गैमेट के, IB IO. बोलो हाँ या नहीं, है ना? यस, गुड आफ्टरनून प्रेरणा. अब इसकी पॉसिबिलिटीज निकाल लो, गैमेट्स बना लो. आप पुनेट स्क्वायर से बनाते हैं. हाँ, पुनेट स्क्वायर से बनाते हैं. सुंदर सा खूबसूरत सा दिखता है ना? तो यहाँ पे मेल के गैमेट लिख दो IB IO. यहाँ फीमेल गैमेट लिख दो IA IO. पुनेट स्क्वायर बना दो फटाफट. ऐसे ही बनाते हैं ना पुनेट स्क्वायर. मेल गैमेट एक साइड लिख देते हैं और फीमेल गैमेट एक साइड लिख देते हैं. तो पुनेट स्क्वायर से क्या हो जाता है? हमें चीजें अच्छी से दिखती है, टेबल के फॉर्म में दिखती है, राइट? ये गैमेट्स हो गए तुम्हारे. मेल गैमेट हो गया ये, और ये फीमेल गैमेट हो गया, है ना? ये फीमेल गैमेट और इधर मेल गैमेट. अब इनको फ्यूज करा दो. अच्छा, सब लोग म्यूटेड नहीं है ना? लेट मी म्यूट एवरीवन. किसी को छींक आ रही है. ऑल राइट. यस, तो इनको आप फ्यूज कराओ, फर्टिलाइजेशन कराओ. क्या होगा? IAIB, है ना? इसको करा दो IAIO.
इन दोनों को कराओ, क्या होगा? IB IO, इन दोनों को कराओ IO। ये सारे पॉसिबिलिटीज हैं आपके बेबी के ब्लड ग्रुप के। देख लो, अगर IA IB है तो कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है बेबी का? AB हो सकता है या नहीं? हो सकता है बिल्कुल। अगर AO आया तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? बोलेंगे A होगा। अगर B और O हुआ, B डोमिनेंट होता है तो B होगा। अगर O और O हुआ तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? O होगा। तो बेबी का सारा पॉसिबिलिटीज होगा, A भी हो सकता है बेबी, B भी हो सकता है, AB भी हो सकता है और O भी हो सकता है। ठीक है, ये बस एक ऐसे ही रिवीजन क्वेश्चन था। दोज हु हैव जॉइंड नाउ प्लीज आप टेंशन मत ले, हमने बस ऐसे ही सीखा था कि मदर का ब्लड ग्रुप अगर A है और फादर का ब्लड ग्रुप अगर B है तो बेबी का ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है ना? तो हमने गैमेट्स बना दिए, पॉसिबल गैमेट्स बना दिए, उन गैमेट को पुनेट स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया, मेल को यहाँ लिख दिया, फीमेल गैमेट को यहाँ लिख दिया, अब सबको फ्यूज करा दिया तो हमें प्रोडक्ट मिल गए। ठीक है, तो इसी तरह से आप सब कुछ करेंगे। इसी तरह से अगर कुछ भी आपको आया बनाने को, आप ऐसे ही अप्रोच करेंगे, आपका अप्रोच ऐसा ही होना चाहिए। अप्रोच अगर सीख गए हो, आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। आपको गैमेट बनाना आ गया है, आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हो, है ना? गैमेट बनाने के बाद आप बस उसको अरेंज कर दो, एक साइड मेल गैमेट लिख दो, एक साइड फीमेल गैमेट लिख दो, बस। और क्या, खूबसूरत सा आपका पुनेट स्क्वायर आपको बता देगा कि चाइल्ड में कौन कौन सा जीनोटाइप होगा। ठीक है, सब लोगों को ये आता है ना कैसे बनाना है गैमेट, पुनेट स्क्वायर में कैसे उसको फॉर्म करना है? सबको आता है तो प्लीज क्लिक ऑन यस। यस, ऑसम। चलो, अब हम कल क्या सीख रहे थे उसका थोड़ा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं। कल की क्लास का क्या सीख रहे थे हम कल? ध्यान से बताना मुझे, क्या सीख रहे थे? सबने रिकॉल किया है घर पे? हम डिसऑर्डर्स सीख रहे थे ना, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। एक हमने देखा था कि क्रोमोसोम का नंबर सेम था 46, क्रोमोसोम का नंबर सेम था, लेकिन उसके जो सीक्वेंस थे, उसके किसी सीक्वेंस में म्यूटेशन हो गया, उसके किसी सीक्वेंस में म्यूटेशन हो गया, तो हमने इसको बोल दिया मेंडेलियन डिसऑर्डर्स था। ये मेंडल ने दिया सब कुछ, मेंडल के अकॉर्डिंग है सब कुछ। ठीक है, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। एक हमने ऐसा देखा था कि भाई होता तो 46 है क्रोमोसोम, बट ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी आपको 45 मिल जाए, कभी 47 मिल जाए, है ना? तो ये जो है आपका कैसा था? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर था, जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो रहे थे। ठीक है, हमने फिर क्या सीखा था इसके बाद? हम सीख रहे थे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, है कि नहीं? उसमें मैंने आपको बताया कि आपके जो डिसऑर्डर्स है ना, आप उसको क्लासिफाई कर सकते हो डोमिनेंट और रिसेसिव में, है ना? अगर डोमिनेंट है तो आप उसको क्लासिफाई कर देते हो कि वो किस क्रोमोसोम में है। अगर वो ऑटोसोम में है तो ऑटोसोमल, है ना? अगर वो एक्स क्रोमोसोम में है तो सेक्स लिंक्ड। और मैंने बोला था सेक्स लिंक का मतलब एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड। अगर आपको बोलना है कि वाई लिंक तो आप स्पेशली बोलोगे वाई लिंक, या फिर क्या बोलोगे? होलैंड्रिक, या फिर क्या बोलोगे? होलैंड्रिक। सिमिलरली सेम चीजें फॉलो होती है रिसेसिव के लिए भी, है ना? वो ऑटोसोम में भी हो सकता है, एक्स में भी हो सकता है, सेक्स लिंक भी हो सकता है। ये क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ा था, कुछ और याद है क्या? हमने कंडीशंस पढ़े थे कि अगर मैं बोलती हूँ कोई डिजीज है वो ऑटोसोमल रिसेसिव है, क्या कंडीशन दिया मैंने? एक कंडीशन दे दिया, डिजीज क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो आपको क्या बताना था? कौन से कंडीशन में डिजीज होगा, कौन से जीनोटाइप में डिजीज होगा। अगर वो ए है
तो डिजीज होगा, अगर वो कैपिटल स्मॉल है तो डिजीज होगा, या वो होमोजाइगस रिसेसिव है तो डिजीज होगा। ध्यान से देखो, ऑटोसोमल रिसेसिव मतलब देख लो, एक्स क्रोमोसोम मैंने नहीं लिखा है, मैंने एक्स क्रोमोसोम नहीं लिखा है, मतलब ये ऑटोसोमल तो दिख रहा है हमको। अब रिसेसिव डिजीज है मतलब इन दोनों को स्मॉल लेटर में होना चाहिए, दोनों कहाँ पे है, यहाँ पे, मतलब होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में ही आपका ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज दिखेगा, एक्सप्रेस होगा। हमने एक और कॉन्सेप्ट सीखा था ना कि ठीक है भाई ये नॉर्मल है, मान लिया हमने ये नॉर्मल है, लेकिन इसमें एक स्मॉल ए है, एक स्मॉल ए है, तो इसको हम क्या बोलते थे, जल्दी से आंसर कर दो मुझे। इस डिजीज नहीं होगा इनको, बट ये किसी को डिजीज दे सकती है, तो ये क्या बोलते हैं इनको, कैरियर, है ना, कैरियर। चलो सबको समझ आया होगा। मैंने सबको बोला था कि एक बार रिकॉल करो, रूम पे जाके क्लास होने के बाद एक बार रिकॉल करो। सबने रिकॉल किया था। अब किसी को अगर डाउट है तो मुझे पूछो। अब किसी को कोई डाउट है इन सब चीजों में डिजीज से रिलेटेड तो मुझे पूछो, अगर नहीं है तो प्लीज क्लिक ऑन नो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। वाओ, चलो अच्छा है। अब हम सीखेंगे डिजीज, एग्जाम्पल ऑफ डिजीज सीखेंगे। हम क्या सीख रहे हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ डिजीजेस, है ना। अब बहुत इजी हो गया हमारे लिए सारा काम। एग्जाम्पल्स ऑफ डिजीज मैं नहीं भी पढ़ाऊं तो आप सीख जाओगे अब ये एग्जाम्पल्स ऑफ डिजीज, क्योंकि बेसिक्स आपका क्लियर है। चलते हैं पहले क्या सीखते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव। कि कौन सा डिजीज सीख रहे हैं हम पहले, ऑटोसोमल रिसेसिव। एग्जाम्पल सीख लेते हैं कुछ कुछ, जैसे सिकल सेल अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया। और कोई एग्जाम्पल है क्या, फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया। कुछ और एग्जाम्पल है इसके, थैलेसीमिया। आई एम नॉट श्योर आपके बोर्ड्स में सिस्टिक फाइब्रोसिस है कि नहीं, बट मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। सिस्टिक फाइब्रोसिस हमने उस दिन डिस्कस किया था ना, हमने उस दिन डिस्कस किया था एल्बिनिज्म, किया था ना कल डिस्कस। एल्बिनिज्म भी किस तरह का डिजीज है, ऑटोसोमल रिसेसिव एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म, ठीक है, ओके। सो ये और भी डिजीज होती है, ठीक है, देयर आर सो मेनी अदर डिजीज व्हिच आर ऑटोसोमल रिसेसिव, बट हम ये सारी चीजें सीखने वाले हैं। इसमें भी हम क्या सीखेंगे, मोर इम्पोर्टेंटली क्या है हमारा, क्या सीखना है हमें, हम ये सीखेंगे सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलीसीमिया। कोई मुझे बता देना सिस्टिक फाइब्रोसिस है कि नहीं, अगर नहीं है फिर भी मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑल्सो, और एल्बिनिज्म तो हमने डिस्कस कर ही लिया है क्या होता है। ये 5 डिजीज हम सीखेंगे, नहीं है कोई बात नहीं, फिर भी हम सीखेंगे इसको, ठीक है, अगर आपकी इजाजत हो तो। सीखना चाहते हो सिस्टिक फाइब्रोसिस, यस पे क्लिक करो अगर सीखना चाहते हो तो, नहीं तो मैं स्किप कर दूंगी उसको। सीखना है, ठीक है, चलो तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला सिकल सेल एनीमिया, आपको कुछ याद है, हमने सीखा था प्लियोट्रॉपी, कुछ ऐसा याद है, प्लियोट्रॉपी, एक जीन से मल्टीपल सिम्टम्स दिख रहे थे, ऐसा कुछ याद है, एक जीन मल्टीपल सिम्टम्स, प्लियोट्रॉपी में कुछ याद है, एक जीन और मल्टीपल सिम्टम्स थे, है कि नहीं, वन जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स मल्टीपल सिम्टम्स। उसका एग्जाम्पल याद है क्या आपको, एग्जाम्पल में मैंने बताया था आपको, मैंने क्या, आपने ही मुझे बताया था, है ना, सिकल सेल एनीमिया, राइट। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, अब आपको समझ आ जाएगा। सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये सब क्या है,
प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है। ये सब क्या है? प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है। मैंने आपको बोला था कि हैव पेशेंस, मैं आपको बताऊंगी होता क्या है सिकल सेल एनीमिया, है ना। तो अब वो टाइम आ गया है कि हम सीखेंगे सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया क्या होता है। तो पहला डिजीज सिकल सेल एनीमिया, कैसा डिजीज है बताओ ये? अभी मैंने बताया ना आपको कैसा डिजीज है ये, ऑटोसोमल रिसेसिव। कैसा डिजीज है? ऑटोसोमल रिसेसिव। अब मुझे ये बताने की जरूरत है क्या, ये कब एक्सप्रेस होगा? मान लो ये डिजीज ना हीमोग्लोबिन के चेन में होता है। किस में होता है? हीमोग्लोबिन के चेन में होता है। मान लो मैं इसके जीन को HB से डिनोट कर रही हूँ। किससे डिनोट कर रही हूँ? HB। और सिकल सेल को S से। किससे? S से, है ना। कैपिटल S एंड स्मॉल s। कैपिटल S चलो ऐसे लिख देते हैं, स्मॉल s तब समझ ज्यादा आएगा, है ना। स्मॉल s। इसमें किसी को डाउट है कब डिजीज होगा इसमें? जब होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन होगा तभी इंसान को डिजीज होगा। इसमें कोई डाउट है? HbS तभी डिजीज होगा, है ना। यस और नो? बिकॉज इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, मतलब इसमें दोनों ही स्मॉल लेटर होने चाहिए, है ना। ठीक है। अब तो जितने भी लोग होंगे जिनके बॉडी में ऐसा क्रोमोसोम होगा, मतलब होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, उन सभी को सिकल सेल एनीमिया होगा। उन सभी को सिकल सेल एनीमिया होगा। इसमें होता क्या है, आरबीसी का शेप सिकल के जैसा हो जाता है, ऐसा हुक के जैसा। आरबीसी का शेप हुक के जैसा। वो गार्डनर लोग जो होते हैं ना, पीपल हु डू गार्डनिंग एंड ऑल, अब तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ गए हैं, लेकिन पहले एक ऐसा कर्व जैसा शेप होता था ना, उससे हम कट करते थे चीजों को, फसल काटने के लिए यूज करते हैं उसको। ऐसे उनका शेप कुछ ऐसा ही होता है, ऐसा ऐसा करके ऐसा। कुछ आप इमेजिन कर पा रहे हो? ऐसे चीजें होती है काटने के लिए, राइट। तो वैसे ही शेप हो जाता है आपका आरबीसी का, और इसी को बोलते हैं सिकल शेप। इसी को बोलते हैं सिकल शेप, ठीक है। ऐसा आरबीसी का शेप। तो मतलब क्या हुआ? हुआ क्या इसमें? आरबीसी बन तो जरूर रहा है, आरबीसी बन रहा है यानी आपके बॉडी में, लेकिन इसका क्वालिटी चेंज हो गया, यानी इसकी क्वालिटी चेंज हो गई ना। इसका होना चाहिए था कैसा शेप? ऐसा बाइकॉनकेव शेप। कैसा होना चाहिए था? बाइकॉनकेव। बट इसकी क्वालिटी चेंज हो गई है। अब ये कैसा शेप हो गया है? सिकल शेप। कैसा हो गया है? सिकल शेप। पता है इसी की वजह से सिकल सेल एनीमिया को हम कैसा डिजीज बोलते हैं? क्वालिटेटिव डिजीज। क्या समझ आ रहा है सबको? समझो क्या मैं बोल रही हूँ। इसको क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव डिजीज। अब ये समझ में आ गया होगा, मैं हवे में नहीं बोल रही कि क्यों बोलते हैं इसको क्वालिटेटिव डिजीज। क्यों बोलते हैं इसको क्वालिटेटिव डिजीज? क्योंकि भाई आपका जो आरबीसी है ना, उसका क्वालिटी चेंज हो गया है। रहना चाहिए था बाइकॉनकेव, है क्या? सिकल शेप। तो क्वालिटी चेंज हो गई, इसीलिए सिकल सेल एनीमिया कैसी डिजीज है? क्वालिटेटिव डिजीज है, ठीक है। अब जब ऐसा हो गया आपका आरबीसी, तो ये कोई काम का नहीं है। आप देखो इसका सरफेस एरिया कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। इसका कितना है? बहुत छोटा। आरबीसी का बहुत सारा काम होता है ना। उसको ऑक्सीजन को कैरी करना होता है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे काम है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है। तो अगर सिकल शेप हो गया तो आपका आरबीसी का क्वालिटी खराब हो गया, तो हम बोलते हैं लोगों का आरबीसी कम हो गया, लोगों के आरबीसी के क्वालिटी कम हो गई। हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? कि लोगों को थोड़ा अनीमिया हो गया, लैक ऑफ आरबीसी। लेकिन ये किस रेस्पेक्ट में हुआ है? क्वालिटी के रेस्पेक्ट में हुआ है।
बात तो एक ही है ना। मान लो मेरे पास 10 आरबीसी, अच्छा मान लो 2 आरबीसी है ना। अब इसकी क्वालिटी चेंज होकर ऐसे ऐसी हो गई, तो मान लो ये 2 लीटर 2 लीटर ब्लड 2 लीटर चीजों को ट्रांसपोर्ट कर रहा था, क्या ये कर पाएगा 2 लीटर? नहीं कर पाएगा ना। तो आखिर फाइनली आप कौन से कंडीशन से जूझ रहे हो? फाइनली आप कौन से कंडीशन से सफर कर रहे हो? अनीमिया। ठीक है, मतलब आपका आरबीसी का क्वालिटी चेंज हो गया, आप अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो दैट इज सिकल सेल एनीमिया। इट हैपेंस इन होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, है ना। एंड व्हाट हैपेंस, द आरबीसी बिकम्स सिकल शेप। इट इज अ क्वालिटेटिव डिजीज। चौथा पॉइंट पढ़े, चौथा पॉइंट क्या है इसमें? होता क्या है ऐसा जो सिकल शेप हो जाता है? हमें पता है ना ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है? जेनेटिक डिसऑर्डर है। मतलब हमने बताया था, हमने सीखा था, कोई ना कोई सीक्वेंस चेंज हुआ है जीन का, कोई ना कोई सीक्वेंस चेंज हो गया जिससे कि आपका हीमोग्लोबिन अच्छे से नहीं बन पा रहा है। समझ आया? हीमोग्लोबिन क्या है? आपका प्रोटीन है। हमने सीखा था कि जब भी जीन में चेंज होता है प्रोटीन कुछ कुछ उल्टा पल्टा बनने लगता है ना। तो आप देखो इसमें कहाँ चेंजेस आते हैं। मैं आपको थोड़ा डिटेल, मतलब थोड़ा सा डिटेल पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ये ऑटोसोमल डिजीज है ना बेटा, ऑटोसोमल डिजीज है, मतलब ये एक्स वाई में नहीं होगा, तो किस में होगा? क्या दिख रहा है कुछ यहाँ पे? कौन से क्रोमोसोम में होता है ये? 11th क्रोमोसोम में। कौन से क्रोमोसोम में आपका चेंजेस आएगा? कौन से क्रोमोसोम के जीन में चेंजेस आएगा? 11th क्रोमोसोम। ठीक है, अब क्या होगा देखो, ऐसा बोलते हैं कि जब जीन में चेंजेस होती है ना तो बीटा ग्लोबिन चेन आपका नहीं बनता है। हीमोग्लोबिन में ना अल्फा चेन होता है और बीटा चेन होता है। हीमोग्लोबिन जो आपका प्रोटीन है उसमें 2 अल्फा चेन होते हैं और 2 बीटा चेन होते हैं। हीमोग्लोबिन में कितने अल्फा चेन? 2 अल्फा चेन। कितने बीटा चेन? 2 बीटा चेन। ठीक है, जब सिकल सेल एनीमिया होता है तो कौन सा हीमोग्लोबिन चेन इफेक्ट होता है? बीटा ग्लोबिन चेन। कौन सा चेन? बीटा ग्लोबिन चेन। अब क्या होता है वो देखेंगे, क्या होता है वो देखेंगे। कौन से पोजीशन पे होता है? 6th पोजीशन पे होता है। 6th पोजीशन पे क्या होता है? यस प्रियंका, हीमोग्लोबिन इज अ क्वाटरनरी मॉलिक्यूल, है ना। यस, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है उसका। 6th पोजीशन पे कोई मुझे बता सकता है? जी 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 वो क्या गया है? जी सब कुछ जी ए जी, ये ए जो है वो रिप्लेस होके यू बन गया। ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। ये तो पता ही है सबको, अमाइनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है ना, अमाइनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है, राइट। यस, तो आपका जो जेनेटिक कोड है वो प्रोटीन बनाता है ना। तो ये जेनेटिक कोड था जो प्रोटीन बना रहा है। प्रोटीन बनता किससे है? अमाइनो एसिड से बनता है। भाई एक एक अमाइनो एसिड मिलके ही तो प्रोटीन बनाता है ना। तो बनना क्या चाहिए था? ग्लूटामिक एसिड। बन क्या जाता है? वैलिन। क्यों? क्योंकि 6th पोजीशन पे क्या होता है? जी ए जी कन्वर्ट हो जाता है किसमें? जी यू जी में।
GAG कन्वर्ट हो जाता है GUG में। विंसे को स्क्रीन नहीं दिख रही है, क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हो थोड़ा? सबको स्क्रीन दिख रही है? मुझे तो स्क्रीन दिख रही है। दे आर क्लिकिंग ऑन यस विंसी, आप थोड़ा रिफ्रेश करो या मीटिंग को लीव करके फिर से ज्वाइन करो, ठीक है? कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम होती है। ओके, यस, सो दैट इज ऑल अबाउट सिकल सेल एनीमिया। हमने क्या सीखा देखो, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। इसमें होता क्या है, द आरबीसी बिकम सिकल शेप। इट्स अ क्वालिटेटिव disease. Why? Because the beta globin chain gets affected, the quality is getting affected, the number is not getting affected. So beta globin chain gets affected. How? Because at sixth position the GAG is replaced by GUG, which means the glutamic acid is changed to valine. The glutamic acid is changed to valine, and this is the reason why आपका बीटा ग्लोबिन चेन का क्वालिटी चेंज हो गया और इससे आपका आरबीसी का शेप सिकल के जैसा हो गया। कोई भी डाउट यहाँ तक? सिकल सेल एनीमिया क्या है? हाँ, यस आश्लेषा, समटाइम्स इट हैपेंस। हाँ, यस, कभी कभी आपको स्क्रीन नहीं दिखेगा, मैं कुछ बोलती भी नहीं दिखूंगी, तो आप एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन कर लेना, है ना? तो चलने लगता है फिर। एनी डाउट? क्लिक ऑन यस। एनी डाउट? क्लिक ऑन यस। नहीं है डाउट तो क्लिक ऑन नो। चलो, सबको समझ आया? चलो ठीक है, नेक्स्ट डिजीज पढ़ते हैं फिर। सिकल सेल एनीमिया सीख लिया हमने, फिनाइल कीटोन्यूरिया सीखते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और मैं बता दूं, मान लो कोई इंसान है, ठीक है, कोई इंसान है, उसका जीनोटाइप है HbS कैपिटल S एंड HB स्मॉल s। बताओ इस इंसान को मैं क्या बोलूंगी? पहले तो ये बता मुझे, इसको डिजीज होगा कि नहीं होगा? यस और नो? डिजीज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। दूसरी बात ये बताओ, ऐसे इंसान को मैं क्या बोलूंगी? कैरियर बोलूंगी। एकदम परफेक्ट, सब सीख गए हैं, एकदम ट्रेंड, ठीक है? तो ऐसे इंसान जिसका हेटेरोजाइगस कंडीशन होगा, कैपिटल S और स्मॉल s, वो क्या होंगे? कैरियर होंगे। क्या होंगे? कैरियर होंगे। चलते हैं अब अगले पड़ाव पे, है ना? क्या है वो? फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया दूसरा डिजीज, ठीक है? फिनाइल कीटोन्यूरिया मैंने शॉर्ट में लिखा है, आई होप आपको समझ आता होगा। चलो, आपकी खुशी के लिए एक बार फिर लिख देती हूँ, फिनाइल कीटोन्यूरिया। देखो, एकदम लिटरल मीनिंग अगर मैं बताऊं, एकदम सच वाला मीनिंग क्या है इसका? फिनाइल कीटोन्यूरिया का मतलब होता है कि आपके यूरिन में क्या आ रहा है? आपके यूरिन में क्या पास हो रहा है? फिनाइल एलेनिन। आपके यूरिन में क्या पास हो रहा है? फिनाइल एलानीन। अगर यूरिन में फिनाइल एलानीन है तो हम उसको बोलेंगे क्या? फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है? आपके यूरिन में फिनाइल एलानीन कीटोन पास हो रहा है, इसलिए इसका नाम है फिनाइल कीटोन्यूरिया। हमें सीखना ये है, ये कैसे होता है हमारे बॉडी में। समझ आया? ये होगा, आपके यूरिन से पास होगा, लेकिन क्यों? क्यों? उसका कारण हम सीखने वाले हैं अभी, ठीक है? तो फिनाइल कीटोन्यूरिया, बट ये भी क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव है ना, मतलब एक्स और वाई में नहीं होगा। तो भाई क्रोमोसोम नंबर 1 से क्रोमोसोम नंबर 22 में किसी में होगा, होगा या नहीं? अब किस में होगा? तो ये किस में होता है? क्रोमोसोम नंबर 12 में होता है। ये अगर आप याद नहीं भी रखोगे ना, याद नहीं भी रखोगे ना, फिर भी चलेगा, आपको बोर्ड्स में नहीं पूछते हैं वो, लेकिन अगर आप ये लिख दोगे बोर्ड्स में ना, तो आपको एडिशनल एडवांटेज है, दे विल थिंक कि हाँ बच्चे को नॉलेज है, राइट? कौन से क्रोमोसोम में? 12th क्रोमोसोम में, ठीक है? ठीक है समीक्षा, वी विल लर्न दैट, ओके? आप
आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़े हो, बायोमोलिक्यूल्स में यू विल गेट टू नो दैट, ठीक है। यस, we have two types of amino acids, essential amino acids, non-essential amino acids, right? Generally 10 जो होते हैं ना, 10 अमाइनो एसिड्स को हम essential में कंसिडर करते हैं, ठीक है। यस, हाँ 10 essential होते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी याद है कुछ तो मैं चलो ठीक है बता देती हूँ। इसका एक ट्रिक होता है ना, प्राइवेट टिम हॉल, अब आप फाइंड आउट कर लो, देख लो मैंने 10 लिखा है या नहीं लिखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 आपके इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, ठीक है। समीक्षा क्या देख रहा है आपको पी यहाँ पे? आपका आंसर आपको मिला? आपका आंसर मिल गया समीक्षा? हाँ, यस, सो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, ठीक है। ये सारे इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब नॉन इसेंशियल कौन होंगे? जो ये नहीं होंगे। इसेंशियल का मतलब क्या होता है? बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बेचारा बॉडी उसको बना नहीं पाता, तो बॉडी हैज टू ईट फूड, बॉडी खाने फूड के थ्रू उसको लेता है, ठीक है। नॉन इसेंशियल बॉडी खुद ही बना लेता है, तो बॉडी को जरूरत नहीं है बाहर से लेने की, तो वो नॉन इसेंशियल है, ठीक है। हाँ, यस सेजल आप राइट हो, बिल्कुल करेक्ट हो। तो पढ़ते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है। अमाइनो एसिड्स के बारे में आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में डिटेल में, है ना। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है? 12th क्रोमोसोम आपका डिफेक्टिव होता है, मतलब 12th क्रोमोसोम में कोई जीन है जो चेंज होती है। अब होता क्या है उसकी वजह से? आपका एक एंजाइम नहीं बनता है, एक इसकी वजह से क्या होता है? एक एंजाइम नहीं बनता है। भाई कौन सा एंजाइम है वो? फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सीलेज, फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सी, what happened? I'm writing it wrong ना, हाँ X remaining, हाइड्रोक्सीलेज। तो आप नाम से देखो, नाम देखोगे काम पता चल जाएगा, ठीक है। फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सीलेज, लेज का मतलब जहां पे भी एज आ जाए बेटा, व्हाट इज दिस? एंजाइम, गेटिंग इट? वेरेवर यू सी द वर्ड एज मतलब वो एंजाइम है, ठीक है। दूसरा देखो इसके पहले क्या है? हाइड्रोक्सीलेज, मतलब वो तोड़ने का काम करेगा। क्या काम करेगा? तोड़ने का काम करेगा। अब उसके पहले देखो क्या लिखा है, किसको तोड़ेगा? जो उसके पहले लिखा है, क्या लिखा है? फिनाइल एलानीन। तो ये किसको तोड़ने वाला है? एंजाइम। ये एंजाइम फिनाइल एलानीन को तोड़ेगा, है ना। फिनाइल एलानीन को तोड़ेगा किसमें? मान लो आपका एंजाइम है फिनाइल एलानीन, ठीक है। अब ये फिनाइल एलानीन किसमें कन्वर्ट होता है पता है आपको? टायरोसिन में। किसमें? टायरोसिन में। समझ आ रहा है? हाँ यस प्रियंका करेक्ट हो। कैसे होता है ये? किसके हेल्प से हो रहा है? इस एंजाइम के हेल्प से हो रहा है। किसके हेल्प से हो रहा है? थोड़ा सा दिमाग को यहाँ पे लाएं, पे अटेंशन प्लीज। किससे हो रहा है? किस एंजाइम की हेल्प से हो रहा है? फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की हेल्प से फिनाइल एलानीन कन्वर्ट होता है टायरोसिन में। मैंने बोला क्या है कि ये तो बन ही नहीं रहा है, ये तो बन ही नहीं रहा है। हमारा बोलने का मतलब क्या था? इसके डिफेक्ट की वजह से क्या होता है? ये एंजाइम बनता ही नहीं है। अब सोचो, अब ये एंजाइम नहीं बन रहा है मतलब फिनाइल एलानीन किस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है? टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। मतलब आपके बॉडी में क्या स्टोर होता जा रहा है? आपकी बॉडी में क्या स्टोर होता जा रहा है? फिनाइल एलानीन स्टोर होता जा रहा है। यस की नो? आपके बॉडी में क्या स्टोर होता जाएगा? फिनाइल एलानीन। और आपको पता है ये जो टायरोसिन था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए? ये भी अमाइनो एसिड है। किसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये? आपके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। ये जो टायरोसिन है आपके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए क्योंकि टायरोसिन बन नहीं रहा है तो सिम्टम्स क्या आने लगेंगे? ब्रेन डेवलपमेंट। क्या होगा? ब्रेन डेवलपमेंट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा?
व्हाट विल हैपन टू द ब्रेन डेवलपमेंट? सोचो, कम हो जाएगा ना, एकदम कम हो जाएगा, राइट? समझ आ रहा है ना सबको? तो ब्रेन डेवलपमेंट कम हो जाएगा। अब बेटा देखो, फिनाइलएलनिन बहुत ज्यादा हो रहा है आपके बॉडी में, भाई कितना आपका बॉडी यूज करेगा उसको? यूज नहीं कर पा रहा आपके बॉडी। तो फिनाइलएलनिन आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, ये जो फिनाइलएलनिन है आपकी बॉडी उसको बाहर निकालने लगेगी। आपकी बॉडी उसको आपके बॉडी से बोलेगी भाई नहीं चाहिए, बाहर चला जा तू मेरे बॉडी से, राइट? तो ये क्या होता है, किससे निकल जाएगा? किडनी में जाएगा ब्लड के थ्रू, और किडनी कहाँ से निकाल देगा उसको? यूरेटर से। किधर आ जाएगा वो? यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा, और यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ चला जाएगा? यूरिथ्रा। यूरिथ्रा से कहाँ से बाहर आ जाएगा? यूरिन के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। ठीक है, समझ आया क्या है फिनाइल कीटोन्यूरिया, है ना? तो आपका ब्रेन डेवलपमेंट कम हो जाता है। ये जो फिनाइलएलनिन है, मतलब ये जो फिनाइलएलनिन है आपके ब्रेन के लिए टॉक्सिक है ना? टॉक्सिक टू ब्रेन, टॉक्सिक टू ब्रेन। 1 सेकेंड। हाँ, क्या सबको समझ आ गया क्या है फिनाइल कीटोन्यूरिया? प्लीज क्लिक ऑन यस एकदम जल्दी से, अगर समझ आ गया तो। ठीक है, साक्षी क्या लिखा है आपने? आप टायरोसिन लिखे हो क्या? थोड़ा सा टाइपिंग एरर है क्या साक्षी? इज दैट टाइपिंग एरर? या अच्छा, टायरोसिन को कैसे इंक्रीज करना है? आपको पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करना होगा। अगर हमारे बॉडी में नॉर्मल सेल्स है ना, अगर हमारे बॉडी में नॉर्मल सेल्स है, हमें कोई डिजीज नहीं है, तो हमें पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करना होगा। भाई इतने सारे मेडिटेशन प्रोग्राम है ना जो बोलते हैं यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो, यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो, कुछ तो साइंटिफिक रीजन है ना उसका। आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, आई डोंट रिमेम्बर मैंने इस बैच में बोला है या नहीं। तो यहाँ पे जब आप कॉन्सेंट्रेट करते हो ना, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होता है। जब वो एक्टिवेट होगा तो ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होंगे। जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा तो सारे सेल को इन्फॉर्मेशन जाएगा कि आप ग्रो करो, और जब ग्रो होगा तो आपकी जीन्स एंजाइम्स बनाने लगेगी। कौन से एंजाइम? फिनाइल एलनिन हाइड्रोक्सिलेज। तो जितनी ज्यादा ये एंजाइम आएंगी उतना ज्यादा फिनाइल एलनिन टायरोसिन में कन्वर्ट होगा, और उतनी ज्यादा आपकी ब्रेन धीरे धीरे शार्प होने लगेगी, है ना? सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं है, आपको ये भी मानना पड़ेगा। हमारे बॉडी में सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं है जो ब्रेन को डेवलप करता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, है ना? आपके थायराइड हार्मोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेंटल ग्रोथ के लिए, है कि नहीं? ग्रोथ हार्मोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टायरोसिन अमाइनो एसिड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका, जैसे आप ब्रेन देखते होगे तो आपने नोटिस किया होगा ब्रेन में कर्व्स होते हैं, ऐसे ऐसे कर्व्स होते हैं, नोटिस किया है ना? इसको सेल्सी बोलते हैं, डिप्रेशन को क्या बोलते हैं? गायरी बोलते हैं। जितने फोल्डिंग्स हैं आपके ब्रेन में, लोग बोलते हैं कि वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब फोल्डिंग्स क्यों होंगे आपके बॉडी में ज्यादा, आपके ब्रेन में ज्यादा? जितने ब्रेन सेल्स होंगे, तो बात तो घूम फिर के वही आ जाती है कि आप एक्टिवेट करो अपने पिट्यूटरी ग्लैंड को, आप उनको ग्रोथ हार्मोन रिलीज कराओ। जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा तो सारे सेल्स डिवाइड होंगे, ग्रो करेंगे, और आपका ब्रेन भी साथ साथ डेवलप होता है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट स्कूल्स वगैरह में कराते हैं ना, बहुत सारे स्कूल्स में भी कराते हैं बच्चों, कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर, क्लोज योर आईज, यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो, इमेजिन दैट देयर इज अ लाइट ग्लोइंग अप देयर। ऐसा करा नहीं क्या कभी? मैंने ही किया है क्या अपने स्कूल में? हाँ, यहाँ पे ये दो आईब्रोज है ना आपके, यहाँ मतलब यू नीड टू क्लोज योर आईज एंड इमेजिन फ्रॉम बोथ योर आईज, यू शुड इमेजिन कि मैं यहाँ देख रही हूँ, वहां कंसिडर करना होता है। ठीक है, सबने किया है राइट, कभी ना कभी तो किया ही होगा, सबके स्कूल में सिखाया गया है इसको। हाँ दीपाली, यस। चलो, तो उससे आपके ग्रोथ सेल्स, ग्रोथ हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं। ठीक है, हाँ, सिंपल टर्म उसका मेडिटेशन है। यस आयुष, एकदम सही। तो हमने सीखा फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया। अब हम सीखते हैं थैलेसीमिया। ठीक है, तीसरा थैलेसीमिया। ओके,
थैलेसीमिया। टाइम बहुत जल्दी जल्दी जाता है ना। थैलेसीमिया। अभी देखो, एक चीज मैं बताने वाली हूँ, आपको खुद आंसर करना है उसके बाद। इसमें होता क्या है मैं पहले बता देती हूँ, ठीक है। ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो बोलोगे कौन से क्रोमोसोम में होता है मैम, बता दो। तो ये होता है, पहले तो दो तरह का होता है ये, अल्फा और बीटा। दो तरह का होता है, अल्फा और बीटा। अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया किसकी वजह से होता है? 16th क्रोमोसोम। बीटा किसकी वजह से? 11th क्रोमोसोम। अब दूसरी बात, दोनों ही केस में क्या होता है ना, जब 16th क्रोमोसोम में डिफेक्ट होता है तो अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, अल्फा चेन में डिफेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? डिफेक्ट हो जाता है। अल्फा चेन सिंथेसिस में, अल्फा चेन सिंथेसिस में क्या होता है? डिफेक्ट। किसका अल्फा चेन? हीमोग्लोबिन का अल्फा चेन। हाँ प्रेरणा, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है। बीटा में क्या होगा? कौन सा चेन नहीं बनेगा? बीटा चेन नहीं बनेगा। कौन सा नहीं बनेगा? बीटा चेन नहीं बनेगा। अब देखो, जब थैलेसीमिया हो रहा है तो अल्फा चेन और बीटा चेन नहीं बन रहा है, अल्फा चेन और बीटा चेन नहीं बन रहा है। तो मुझे ये बताओ, मैं इसको कैसा डिजीज बोलूं? क्वालिटेटिव बोलूं या क्वांटिटेटिव बोलूं? बताओ मैं क्या बोलूं इसको? इसकी क्वालिटी चेंज हो रही है या क्वांटिटी चेंज हो रही है? सोच के बताना, ठीक है। कुछ भी रैंडम मत बोल देना, सोचना फिर बताना। क्वांटिटी चेंज हो रही है या फिर क्वालिटी चेंज हो रही है? अल्फा बीटा चेन नहीं बन रहे तो क्वांटिटी कम ज्यादा हो रहा है या क्वालिटी कम ज्यादा हो रहा है? क्वांटिटी। सबको समझ आ रहा है ना? तो भाई फिनाइल कीटोन्यूरिया इसीलिए क्या है? क्वांटिटेटिव डिजीज है। इसी के साथ एक इंफॉर्मेशन और ले लो, अगर किसी को महाराष्ट्र बुक फॉलो करना है, जो बुक मेरे पास है, जो मैं फॉलो कर रही हूँ अभी, महाराष्ट्र की बुक, उसमें ये मिसप्रिंटेड है, ठीक है। उन्होंने सिकल सेल एनीमिया और फिनाइल कीटोन्यूरिया दोनों एक ही चीज दे दिया है, दोनों एक ही इंफॉर्मेशन दे दिया है, मिसप्रिंटिंग है बुक में। तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। बुक देख के आप करेक्ट कर लेना जो मैं पढ़ा रही हूँ उससे, ठीक है। महाराष्ट्र एनसीईआरटी बुक में करेक्ट लिखा हुआ है, महाराष्ट्र बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा, रटने का कोई बात ही नहीं है इसमें कि थैलेसीमिया में क्या होता है, अल्फा चेन सिंथेसिस और बीटा चेन सिंथेसिस नहीं हो पाते, ऑब्वियसली उनका क्वांटिटी चेंज हो जाता है, इसलिए थैलेसीमिया कैसा डिजीज है? क्वांटिटेटिव डिजीज है। अब मुझे बताने की जरूरत है, होगा क्या? एनीमिया होगा या नहीं होगा? सोचो, सोच के बोलना, होगा या नहीं होगा एनीमिया? हीमोग्लोबिन कम मतलब आरबीसी का फंक्शन कम, हीमोग्लोबिन आरबीसी में प्रेजेंट होता है, तो आरबीसी का फंक्शन कम मतलब अनीमिया हो गया आपको। हुआ या नहीं हुआ? है ना? तो आपका सिम्टम्स तो वैसा ही हो गया, अनीमिया के जैसा ही हो गया, है ना, सिकल सेल अनीमिया के जैसा ही हो गया, ठीक है। ओके, अब सीखते हैं हम, थोड़ा सा सीख जाते हैं चौथा वाला, सिस्टिक फाइब्रोसिस। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। सिस्टिक फाइब्रोसिस मैं इसलिए बोल रही हूँ ना क्योंकि ये शायद एनसीईआरटी बुक में है। अच्छा ठीक है, मैं वो भी बता दूं क्या? ठीक है ठीक है, थैंक यू प्रेरणा, मैं आप वो भी डिटेल में बता ही देती हूँ। देखो, थैलेसीमिया में क्या हो रहा है, 16th क्रोमोसोम और 11th क्रोमोसोम में चेंजेस आ रहे हैं, है ना। तो अब देखते हैं उनका जो जीनोटाइप है वो क्या होता है, उनका जो जीनोटाइप है वो क्या होता है। पहला अल्फा का देख लो, मतलब कौन सा क्रोमोसोम देख रहे हैं हम? 16th क्रोमोसोम। तो अल्फा जो चेन है ना हीमोग्लोबिन की, प्रोटीन है। अल्फा चेन जो हीमोग्लोबिन की है, क्या है वो? प्रोटीन है। बीटा चेन भी क्या है? प्रोटीन है। बनेगा किससे फिर वो? जीन से बनेगा, जीन का काम यही है ना, उसको प्रोटीन बनाना है। तो अल्फा चेन कौन कौन से जीन से बनते हैं?
HbA1, आई थिंक ये आपके बुक में भी है तो आपको जानना चाहिए, है ना। HbA1 और HbA2। अगर आपको मन है बी को छोटा लिखने का तो छोटा लिख दो, उससे ज्यादा समझ आएगा आपको, है ना। हीमोग्लोबिन को हम ऐसे लिखते हैं ना, HbA1 एंड HbA2, ठीक है। और बीटा वाला किससे होता है? बहुत इजी है यार, कुछ नहीं है इसमें, देखो HbB, HbB। अब देखो ए का मतलब अल्फा होता है या नहीं होता है? ए को अगर स्पेल करोगे, कोई भी आपके दुनिया, आपके बुक में कुछ भी आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट आया, उसको अलग एंगल से देखना स्टार्ट करो, अलग एंगल से देखना स्टार्ट करो, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखो HbA1, HbA2, Hb किसके लिए है? हीमोग्लोबिन के लिए। अब A1 A2 क्या है? डिफरेंट एलील्स है, A1 A2 डिफरेंट एलील्स है। अब देख लो A4 अल्फा होता है या नहीं होता है? होता है या नहीं होता है? देख लो ये किसके लिए है? अल्फा के लिए है कि नहीं है? है ना। तो अल्फा के लिए क्या जीनोटाइप्स है? HbA1, HbA2। बीटा के लिए क्या है? B4 बीटा, B4 B, मतलब B4 B, B4 बीटा, जैसे समझना समझ लो, है ना। तो बीटा के लिए कौन सा जीन है? HbB। सबको याद रहेगा क्या ये? कभी भूल जाओगे क्या इसको गलती से? अल्फा के लिए HbA1, HbA2, बीटा के लिए HbB, है ना। ऑटोसोमल रिसेसिव है, मतलब जब दोनों ही स्मॉल कंडीशन में होंगे तभी डिजीज होगा। सबको समझ आ रहा है क्या? ये बस हमने ऐसे दिखा दिया, हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये। जैसे कि हमने सिकल सेल में कैसे दिखाया था उसको, HbS से, उसी तरह हम थैलेसीमिया के अल्फा चेन के लिए HbA1A2 से दिखा रहे हैं और बीटा को HbB से दिखा रहे हैं। क्या सबको समझ आया? प्लीज क्लिक ऑन यस अगर समझ आया तो। दैट इज थैलेसीमिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सबको समझ आ गया तो। अब हम सिस्टिक फाइब्रोसिस सीखते हैं। अगर किसी को ना कुछ और इन्फॉर्मेशन है, प्रेरणा ने शेयर किया था, आप भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। श्रुति वो हम सीखेंगे, आप चिंता ना करो, मैं सिखाऊंगी उसको भी। सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, इसमें बस ये सीख लो, ऑटोसोमल रिसेसिव है, मतलब होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में होगा। देखो एक डेफिनेशन सब में आप ऐड कर सकते हो। अगर कोई डिजीज ऑटोसोमल रिसेसिव है, पहला लाइन आप क्या लिखोगे? इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। दूसरा लाइन क्या लिखोगे? दिस डिजीज गेट्स एक्सप्रेस्ड ओनली व्हेन इट इज प्रेजेंट इन होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। तीसरा लाइन क्या लिखोगे? व्हेन इट इज इन हेटेरोजाइगस कंडीशन द पर्सन इज अ कैरियर। क्या समझ आया सबको? तीन लाइन, ये तीन लाइन सब में चिपका देना है अगर वो ऑटोसोमल रिसेसिव है तो, है ना। उसके बाद आप सिम्टम्स के बारे में बात कर लोगे कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, ठीक है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस भी ऑटोसोमल रिसेसिव है। कौन से क्रोमोसोम पे होता है? 7th क्रोमोसोम पे होता है। और ये किसको इफेक्ट करता है? आपके रिस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम को ये इफेक्ट करता है ना। रिस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है। हो सकता है कि आपका बॉडी एंजाइम्स सिक्रीट नहीं करे, है ना। हो सकता है कि आपका रिस्पिरेशन अच्छे से नहीं हो, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या रिपीट करना है दीपाली? ये रिपीट करना है कि पहले जो बोला वो रिपीट करना था? सिस्टिक फाइब्रोसिस 7th क्रोमोसोम में होता है। इससे क्या क्या इफेक्ट होता है? रिस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, बस ये याद कर लो। अब मैं हमेशा बोलती हूँ ना, चीजों को याद मत करो, तो मैं बता देती हूँ कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। जब सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है तो बॉडी में म्यूकस का डेवलपमेंट ज्यादा होने लगता है, मतलब म्यूकस बॉडी से निकलता नहीं है। जब ज्यादा म्यूकस हो जाएगा, देखो जब आपको ज्यादा कफ हो जाता है, इमेजिन करो जब आपको ज्यादा कफ हो जाता है, आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती है? जब ज्यादा कफ हो जाता है
आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है ना? सबको ध्यान से सुनो, मैं रिपीट कर दूंगी, एकदम टेंशन मत लो वो सब चीजों की, अभी मैं रिपीट कर दूंगी। ये सुनो पहले, जब भी ज्यादा कफ होता है आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है या नहीं? होगा, ऑब्वियसली होगा। तो जब ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा तो रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगा, मतलब वो रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम ही है। जब ज्यादा म्यूकस हो गया आपका बॉडी में, मान लो ये पैंक्रियाज है, ठीक है, ये पैंक्रियाज का डक्ट है, कहाँ खुलेगा? डिओडेनम में खुलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। पैंक्रियाटिक एंजाइम्स होंगे जो खुलेंगे। मान लो म्यूकस ज्यादा हो गया, पूरा ब्लॉक कर दिया इसको, तो क्या एंजाइम्स यहाँ आएंगे? नहीं आ पाएंगे, है ना? इसीलिए जब सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है तो लोगों को रिस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होता है। हाँ, यस, बॉडी जब जब बॉडी आपका अच्छे से रिस्पिरेशन और डाइजेशन नहीं कर पाता है तो आपका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है, सॉल्ट वगैरह है, आपके स्वेटिंग, आप अगर ज्यादा स्वेट करोगे तो ज्यादा सॉल्टी स्वेट होगा आपका, अगर टेस्ट करोगे तो सॉल्टी स्वेटिंग होगी आपको, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम्स अच्छे से सिक्रीट नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके, है ना? अब देखो, ये सारे के सारे डिजीज एकदम ध्यान से सुनना, ऑटोसोमल रिसेसिव है। अगर कोई भी इसमें आया एग्जाम में, क्या लिखोगे? पहला लाइन, इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। पहला लाइन, it is an autosomal recessive disease। समझ आ ही गया होगा अभी तक तो। उसके बाद it gets expressed only in homozygous recessive condition। समझ आ रहा है क्या? तीसरा, if in heterozygous condition the person is a carrier। अरे भाई, मैंने कुछ नया नहीं बोला है, अब समझ में आ गया होगा ना? अब समझ तो आ गया होगा? यस, हाँ सेजल, करेक्ट है, आप करेक्ट हो। समझ आ गया? कभी भी ऑटोसोमल डिजीज आए, रिसेसिव डिजीज, आप ये तीनों लाइन चिपकाओगे वहां पे, फिर क्या बोलोगे? फिर सबके सिम्टम्स बोलोगे, क्या होता है एक्चुअली वो बोलोगे। क्या सब लोग लिख सकते हो? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर अगर आया तो एग्जाम में लिख सकते हो ना? चलो बढ़िया। अब अगर ऐसा कुछ हो, देखो बहुत सारी डिजीजेज है ना, श्रुति तब से मुझसे पूछ रही है कि मैम हीमोफीलिया क्या होता है, भाई कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, पता है क्या? कौन सा डिजीज है कलर ब्लाइंडनेस? कौन सा डिजीज है आपका? बहुत सारी डिजीज है ना, और कौन कौन सी है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, है ना? ये सब कैसी डिजीजेज है? पक्का ये तो पता चल गया, अगर मैंने ऑटोसोमल रिसेसिव में नहीं बताया तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव तो नहीं है, लेकिन क्या है फिर? कुछ तो है, तो हमें वो सीखना है। तो देखो, अभी ये बहुत इजी था क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बताया? ऑटोसोमल रिसेसिव बताया। एग्जाम में अगर आपसे कोई अचानक से पूछ दिया कलर ब्लाइंडनेस कौन सा डिजीज है, विच टाइप ऑफ डिजीज द कलर ब्लाइंडनेस इज? ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, या सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। चार चीजें हो सकती हैं बस, है ना? तो बहुत लोगों ने आंसर दे दिया है कि वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। आपको याद रहेगा क्या हमेशा? सोचो, पहले सोचो, आपको ऐसा लगता है कि हमेशा आपको याद रहेगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कभी? सोचो, कंफ्यूज होगे ना? होगे ही होगे, है ना? एकदम प्रैक्टिकल लाइफ जीना है, ठीक है? कंफ्यूज होंगे यार, ह्यूमन बीइंग्स है तो कंफ्यूज तो होंगे ही ना। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, बहुत कंफ्यूजन है लाइफ में। हाँ, 3 इडियट्स में आमिर खान बोलते हैं राइट, लाइफ में बहुत कंफ्यूजन है, राइट? तो हमेशा उसको बुद्धू बना के रखना है, राइट? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, राइट? इतना तो है कि समझ आ गया आपको, इतने मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आपको समझ आ गया है। आप कॉन्फिडेंट हो ना कि आपको समझ आ गया है?
राइट। अब देखो एक ट्रिक बताऊं जिससे आपको याद रहेगा, एक ट्रिक बताऊं जिससे आपको ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज याद होंगे। अब देखो बताऊं, लिख रही हूँ, ध्यान से देखना। अलका सिक थी क्या पीने से? फिनाइल पीने से। अलका सिक थी फिनाइल पीने से। कुछ समझ आ रहा है? अलका क्या पढ़ा हमने? सिक सिकल सेल एनीमिया, टीएच थैलेसीमिया, फिनाइल फिनाइल कीटोन्यूरिया, सी सिस्टिक फाइब्रोसिस। हमने यही सीखा ना। एल्का से आप क्या याद कर सकते हो? एल्बिनिज्म, है ना। एक मतलब कुछ और डिजीज भी होती है, बट इससे हमारा काम चल जाएगा, इससे हम एग्जाम में अच्छे से एग्जाम दे सकते हैं। कुछ और भी होती है बट हमें इतना ही सीखना है अभी के लिए, ठीक है। तो क्या है, देयर इज अ गर्ल अलका, शी वाज सिक, अलका सिक थी। क्यों भाई? उसने फिनाइल पी लिया, ऑब्वियसली कोई फिनाइल पिएगा तो वो बीमार तो होगा ही ना। तो अलका सिक थी फिनाइल पीने से। ये कैसा डिजीज है भाई? कौन सा डिजीज? जल्दी से बोल दो। ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। मतलब 3 लाइन फिक्स हो गई इसमें, जैसे ही मैंने ऑटोसोमल रिसेसिव बोला 3 लाइन फिक्स हो गई। ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, दूसरा लाइन होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में डिजीज होगा, तीसरा लाइन हेटेरोजाइगस अगर हुआ तो वो कैरियर होगा। सबको समझ आ गया? अलका सिक थी फिनाइल पीने से, रिमेंबर दिस, एंड दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। एल्बिनिज्म, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, अब थोड़ा कंफ्यूजन कम हो जाएगा ना। इसको रिवाइज करते रहना, इसको रिवाइज करते रहना, हमेशा कंफ्यूजन कम रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े, दूसरे डिजीज के बारे में सीखे। देखो मैं बहुत धीरे पढ़ाई हूँ। एक्चुअली दिस क्लास वाज सपोज्ड टू बी द लास्ट क्लास, बट आई थिंक हमें एक क्लास और लेना पड़ेगा। क्या चाहते हो, इसी क्लास में खत्म कर दूं या एक क्लास और लेके अच्छे से समझाऊं? व्हाट डू यू वांट? यू कैन क्लिक ऑन यस if you want me to extend it for one more class. You can click on no if you want me to complete this chapter today itself. जो चाहिए बता दो। एक तो है, एक बच्चा है जो नो पे क्लिक किया है, बहुत ही अच्छी बात है। इसको सिलेबस बहुत जल्दी खत्म करना है। Those who want me to complete this chapter today, click on no. Those who want me to explain everything properly and take one more class, click on yes. तो मेरे पास 22, 24 बच्चे हैं, 25, 26, 30 बच्चे हैं। चलो ठीक है, बहुत बच्चे हैं। चलो इतने बच्चे काफी है मुझे बताने के लिए कि मैं एक और क्लास ले लूं। ठीक है, समझना जरूरी है ना, है ना। देखो ये हो गया हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव खत्म। अब हम सीखते हैं कौन सा? अब हम सीखते हैं सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। हम रिसेसिव पहले खत्म करते हैं, ठीक है, फिर हम डोमिनेंट वाला देख लेंगे, ठीक है। या फिर चलो नहीं, पहले सेक्स लिंक्ड रिसेसिव देखेंगे, पहले रिसेसिव खत्म करेंगे। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ, मैं नहीं बताने वाली। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव का मतलब मुझे ये बताओ, ये एक्स से होगा या वाई से होगा? बहुत बार मैंने बताया है, रिपीट तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी मैं अभी। आपको आंसर देना है, जल्दी बताओ। प्रियंका, सेक्स लिंक का मतलब क्या है? फिर से सोचो एक बार। मैंने बोला था ना, वाई के लिए हमेशा हम सेपरेट टर्म यूज करते हैं, है ना। वाई लिंक या फिर होलैंड्रिक, वाई लिंक या फिर होलैंड्रिक। चलो सबने आंसर दिया है। सेक्स लिंक का मतलब ये डिजीज किससे रिलेटेड है? एक्स क्रोमोसोम से, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ठीक है, अब कम से कम प्लीज कंफ्यूजन मत रखना, है ना। ये हमारा आखिरी पड़ाव है, राइट। यस, सो इट इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव या एक्स लिंक्ड रिसेसिव। कूल। अब देखो मैं डायरेक्टली आपको बताती हूँ कौन कौन से डिजीजेस इसमें होंगी। जैसे एग्जाम्पल्स देख लो,
क्या क्या एग्जाम्पल्स है इसमें? कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। फिर आपका हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। क्या सभी ने नाइट ब्लाइंडनेस का नाम सुना है? नाइट ब्लाइंडनेस का नाम सुना है? रात में नहीं दिखना, रतौंधी हिंदी में बोलते हैं उसको, सुना है? वो भी आपका सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। क्या किसी ने ये डिजीज का नाम सुना है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, वो भी आपका क्या है? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। नहीं सुना? किसका नाम नहीं सुना? नाइट ब्लाइंडनेस तो सुना ही होगा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सुनना चाहिए आपको, नहीं सुना तो आपने गलती की है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आपके क्लास 11th में था ना, चैप्टर था एक, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, उसके डिसऑर्डर में ये डिसऑर्डर था मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, है ना? ठीक है, तो आज ही आप सीख जाना मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है, ठीक है सेजल? एक बार चेक कर लेना, ओके। एनीवे मैं तो बताऊंगी, अभी भी मैं बताऊंगी आपको इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, मैं आपको अभी भी बताऊंगी, है ना? तो कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, नाइट ब्लाइंडनेस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये आपके हो गए सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज। अब किसको किसको ये जानना है कि इसको कैसे याद कर सकते हैं? सबको जानना है इसको कैसे याद कर सकते हैं? चलो देखते हैं। आप लोग खुद से भी बना सकते हो, ठीक है, आप लोग खुद से भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जो बोल रही हूँ वही एकदम करेक्ट है, आपको जो इजी लगे आप खुद से भी बना के सीख सकते हो, ठीक है। देखो कितना इजी है, देखो कलर ब्लाइंडनेस से, कलर ब्लाइंडनेस से किसी को कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस से हमें 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 नाइट में हमें नाइट में डिफिकल्टी होती है, हमें नाइट में डिफिकल्टी होती है, डिफिकल्टी होती है। क्या आप कुछ समझ पा रहे हो? ड्यू टू कलर ब्लाइंडनेस वी फेस डिफिकल्टी इन द नाइट, ड्यू टू कलर ब्लाइंडनेस वी फेस डिफिकल्टी इन द नाइट। इसको थोड़ा रिलेट कर लो, कलर ब्लाइंडनेस तो कलर ब्लाइंडनेस है, हमें हीमोफीलिया, हम, कैन यू कोरिलेट दैट, हम, हीमो, राइट, हीमोफीलिया, कब डिफिकल्टी होती है? नाइट में, तो नाइट ब्लाइंडनेस, है ना? क्या होती है नाइट ब्लाइंडनेस? में डिफिकल्टी, में डिफिकल्टी, में डिफिकल्टी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एमडी, एमडी, ठीक है। ये आपका कौन सा डिजीज हो गया? सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज हो गया। क्या ये याद रहेगा? मेक सेंस ना, कलर ब्लाइंडनेस से हमें नाइट में डिफिकल्टी होती है या रात में डिफिकल्टी होती है, रात आपका नाइट है ना, नाइट ब्लाइंडनेस, तो ये आपका कौन सा डिजीज है? एग्जाम्पल ऑफ सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज। थोड़ा सा इजी हुआ क्या, है ना? अब हम इसको पढ़ेंगे, इसके सिम्टम्स वगैरह को पढ़ेंगे तो और इजी होगा ये, ठीक है। सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, नाइट ब्लाइंडनेस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। स्टार्ट करते हैं, किससे स्टार्ट करें? ये सेक्स लिंक रिसेसिव है ना, मतलब आपको समझ आ गया होगा, चलो एक बार रिवाइज करा देती हूँ। सेक्स लिंक रिसेसिव, एक चीज तो क्लियर है, एक लाइन चिपकाना बहुत इजी है कि इट इज अ सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज, और आप क्या बोल सकते हो? इट इज एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज। दूसरा पॉइंट क्या चिपकाओगे? रिसेसिव का मतलब होमोजाइगस कंडीशन होने चाहिए नहीं होने चाहिए, तो ये कब होगा? इट गेट्स एक्सप्रेस्ड इन होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, यस और नो? फिर क्या बोलोगे? इन हेटेरोजाइगस कंडीशन,
क्या होंगी वो? कैरियर होंगी। यस और नो? अब मुझे एक और पॉइंट कौन बताएगा? हमने डिस्कस किया है, सिंस फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है और मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो मुझे ये बताओ कैरियर से डिजीज किसमें ज्यादा जाएगा, फीमेल में या मेल में? मैंने सबको सिखाया है और मुझे आंसर से मिल रहे हैं। देखिए मुझे सबसे आंसर चाहिए। ये तेजू आश्लेषा ने आंसर दिया है, बिंसी ने भी आंसर दिया है, लेकिन बिंसी फिर से सोचो, फीमेल अगर डॉटर होती है तो उसके 2 एक्स क्रोमोसोम है, मेल होता है, सन होता है, तो उसके एक ही एक्स क्रोमोसोम है। इस डिजीज का मतलब है कि दोनों ही क्रोमोसोम में स्मॉल लेटर होने चाहिए, है ना? तो सोचो ना, पॉसिबिलिटी इसमें ज्यादा है कि नहीं? इसमें अगर सन में एक भी बार स्मॉल आ गया तो सन को डिजीज हो जाएगा, लेकिन फीमेल डॉटर में क्या होना चाहिए? एक में आया तो काम नहीं चलेगा, दोनों में ही आना चाहिए, दोनों में ही आना चाहिए, तभी डॉटर डिजीज होगी, है कि नहीं? यस और नो? तो पॉसिबिलिटी किसको है बीमारी होने की ज्यादा? अगर वो एक्स लिंक डिजीज है तो ज्यादा चांसेस है किसको डिजीज होने का, सन को या डॉटर को? ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसको है? सन को है ना? कितनी बार मैंने समझाया है कि नहीं? आप खुद से पूछ लेना मैंने कितनी बार समझाया है, राइट? आई हैव एक्सप्लेन दिस सो मेनी टाइम्स कि अगर फीमेल में 2 एक्स है तो उसमें अगर रिसेसिव डिजीज को लाना है, दोनों में ही होमोजाइगस कंडीशन होना है, लेकिन भाई बेटा अगर है उसमें एक ही एक्स है ना, तो उसमें एक बार भी अगर आ गया रिसेसिव कंडीशन तो उसको तो डिजीज होगा ही होगा। क्या समझ आया बिंसी और दीपाली? आपका आंसर गलत था, अभी आपको समझ आया, बाकी सभी ने सही आंसर दिया है। समझ आया बिंसी दीपाली? दीपाली बिंसी को समझ आ गया है? दीपाली ठीक है, चलो। तो आपका 5वां लाइन क्या होगा? दैट इफ देयर इज अ कैरियर, 5वां लाइन क्या होगा? इफ देयर इज अ कैरियर, if there is a carrier, the disease the disease tends to get transmitted to son. There is more probability that the son will get the disease more number of times than a daughter, right? The chances of disease will be more in son than daughters, right? Yes. अब मुझे एक और कोई बता सकता है? चलो इसको मैं कंप्लीट कर देती हूँ। इफ देर इज अ कैरियर, मोर चांसेस ऑफ गेटिंग डिजीज इज इन सन, राइट? अब मुझे ये बताओ, अगर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है तो कैरियर मेल होगा या फीमेल होगा? अब मुझे असली में पता चलेगा किसको किसको कॉन्सेप्ट समझ आया। कैरियर मतलब नॉर्मल है ना, कैरियर का मतलब नॉर्मल है, उसको डिजीज नहीं है, मतलब उसके एक क्रोमोसोम में स्मॉल लेटर है। तो मुझे ये बताओ, कैरियर हमेशा कैरियर अगर एक्स लिंक डिजीज है तो फीमेल होगा या मेल? प्रियंका, तेजू, बिंसी ने आंसर करा है। आदिल, आयुष, अभिनव, आदर्श, कोई तो आंसर करो लड़कों। आयुष कभी कभी आंसर करते हैं, आदर्श, बॉयज, आई गेट ऑल आंसर्स फ्रॉम गर्ल्स। दानेश्वरी, सृष्टि, दीपाली, सामिया, सबका करेक्ट आंसर है। दीपाली आप सोचो फिर से एक बार। आफरीन करेक्ट है, दिग्विजय करेक्ट है। कौन होगा हमेशा कैरियर? कौन होगी? फीमेल होगी। सोचो ना, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। अगर इसमें स्मॉल सी है, अगर इसमें स्मॉल सी है तो ये तो हमेशा डिजीज होगा ना, मेल तो हमेशा ही डिजीज होगा ना।
वो कैरियर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें हेटेरोजाइगस कंडीशन होगा ही नहीं, है ना। दे कैन नेवर बी कैरियर, है ना सेजल, एकदम सही। दे कैन नेवर बी कैरियर, नेवर नेवर बी कैरियर। रटना नहीं है प्लीज, ऐसा मत सोचो कि बायो रटने का सब्जेक्ट है, बहुत समझना है। लॉजिक लगाओ, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सब कुछ। फीमेल में जब दोनों ही स्मॉल है तब डिजीज है ना। लेकिन जब हेटेरोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल सी और स्मॉल सी, ये जो कंडीशन है तभी तो कैरियर है। ये नॉर्मल है क्योंकि ये रिसेसिव डिजीज है, दोनों स्मॉल होने चाहिए थे। तो मुझे ये बताओ, जब भी आपको कोई बोले कि सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है और कैरियर है, तो वो कैरियर हमेशा कौन है? मदर है या नहीं है? अब समझ में सबको आया है? मदर है या नहीं है, सोचो। यस ना? अरे तो इतना सोचना क्यों, यस पे क्लिक कर दो जल्दी से, फिर थोड़ा मुझे भी खुशी होनी चाहिए ना कि आप समझ रहे हो, राइट? हाँ, थैंक यू। यस, यस सेजल, मेल कैन नेवर बी कैरियर एंड मदर विल बी द कैरियर ऑलवेज। समझ आया सबको, है ना? रहमानी, खुशबू, समझ आया आपको? कल आपको डाउट था थोड़ा सा, है ना? समझ आया? धनेश्वरी, आपको भी थोड़ा सा डाउट था कल, है ना? तो अभी एक डाउट है धनेश्वरी का कि मेल किसमें कैरियर होगा। बहुत अच्छा डाउट है, चलो समझ लेते हैं इसको। यहाँ पे इसको फ्रीज कर देते हैं, हाँ, इसको हम यहाँ फ्रीज कर देते हैं। हम अभी किसी भी डिजीज के बारे में डिटेल में नहीं पढ़े हैं, हम नेक्स्ट क्लास में सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज को डिटेल में पढ़ेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ क्लोज कर रहे हैं। अब हम दानेश्वरी का एक डाउट है उसको क्लियर कर रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, ठीक है? अब हम कुछ और पढ़ रहे हैं। दानेश्वरी का ये डाउट है, बहुत ही अच्छा डाउट है, कि मेल कभी कैरियर हो सकता है क्या? मेल कैरियर कब होगा मैम, ये पूछ रही है दानेश्वरी। सोचो कब होगा, हो सकता है कि नहीं, पहले उसका आंसर चाहिए मुझे। आप दिमाग से ये भूल जाओ हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑटोसोमल पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। आप सब ये सोचो कि मेल कभी कैरियर होगा कि नहीं, मुझे आंसर चाहिए यस और नो में। आप यस पे क्लिक कर सकते हो, नो पे क्लिक कर सकते हो, आप मुझे आंसर दे सकते हो चैट पे भी। मेल कभी कैरियर होगा कि नहीं होगा, कभी भी कैरियर होगा कि नहीं होगा, किसी भी डिजीज के लिए होगा कि नहीं? चलो सेजल ने यस बोला है, तेजू ने यस बोला है, सामिया ने यस बोला है, धनेश्वरी ने पूछा है, उसी ने यस बोला है, ठीक है। समीक्षा यस, दीक्षा यस, बहुत सारे यस मिल रहे हैं मुझे, कुछ कुछ नो है। तो जिनका कुछ कुछ नो है ना, अभी आपका ये डाउट क्लियर होगा। लॉजिक, ब्रेन, ठीक है, ध्यान से सुनो। जब सेक्स लिंक रिसेसिव है तो इसका आंसर नो था। जब सेक्स लिंक, हम केस वाइज देख लेते हैं, जब सेक्स लिंक रिसेसिव था तो इसका आंसर नो था, क्योंकि हमेशा एक ही एक्स होता है ना, तो एक्स तो एक ही है, तो वो डिजीज होगा हमेशा। सेक्स लिंक रिसेसिव में आंसर क्या है, वो कैरियर होगा या नहीं? नहीं होगा। तो पहला हमने सीख लिया। अब दूसरा डिजीज देख लेते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव। देख लेते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब क्या है? किसी भी क्रोमोसोम पे फ्रॉम 1 to 22, किसी भी क्रोमोसोम पे, है ना, कौन से कंडीशन होने चाहिए? होमोजाइगस रिसेसिव होना चाहिए। तो मान लो मैंने, अच्छा इसको इरेज करती हूँ पहले। मान लो मैंने क्रोमोसोम नंबर 2 लिखा, क्रोमोसोम नंबर 2 लिखा, है ना, और उसने बोला है कि इसका जीनोटाइप है स्मॉल ए स्मॉल ए। अब मुझे ये बताओ इसको डिजीज होगा या नहीं होगा? इसको डिजीज होगा या नहीं, यस और नो में बताना। डिजीज होगा या नहीं? ऑटोसोमल रिसेसिव होगा ना, क्योंकि होमोजाइगस रिसेसिव है, यस डिजीज होगा। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, मुझे ये बताओ ये मेल है कि फीमेल है? ये बताओ ये मेल है कि फीमेल है? कुछ बता सकते हो क्या? यस, नो, कैन नॉट बी सेड। बता सकते हो? नहीं बता सकते ना। ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है,